एक सदस्य के तौर पर जो सक्रियता और भूमिका हो सकती है उस भूमिका में। लेकिन साथ ही साथ मैंने शहर की कुछ गोष्ठियों में उन्हें सस्वर पाठ करते हुए भी सुना है, और जैसा कि आज मैंने फिर सुना। इसके अलावा सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा बटन, एक ऐसा माध्यम उपलब्ध करा दिया है जहां जिसके भीतर भी जिस तरह की भी रचनात्मकता है, वो चाहे फेसबुक पोस्ट टिप्पणियों के तौर पर, गद्य की टिप्पणियों के तौर पर, या कविता की गजल के तौर पर, दो पंक्तियों की टिप्पणियों के तौर पर भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। और निश्चित तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी ने और जनसंचार के आधुनिक माध्यमों ने, जिन पर अभी हमारे आदरणीय सिद्धार्थ मिश्र जी कंप्यूटर वगैरह की चर्चा कर रहे थे, वो भी उसका एक विडंबनापूर्ण पक्ष है, लेकिन इसने बड़ी ताकत दी है और हमें एक दूसरे से जोड़ने में, और खास तौर पर जो हमारी अपनी वैचारिक और भावात्मक अभिव्यक्ति है उसको उस पटल के माध्यम से असंख्य लोगों तक पहुंचाने और उनसे जोड़ने का एक माध्यम उसने उपलब्ध कराया है। तो मैंने फेसबुक पोस्ट पे भी प्रतिभा जी के गीतों और गजलों को वहां पर थोड़ा देखा है, थोड़ा जानने और समझने की उसके माध्यम से कोशिश की है। और साथ ही साथ ये संग्रह जो हमारे बीच में, मैं उन्हें एक अच्छा गीतकार मानता हूँ, एक अच्छा गजलकार मानता हूँ। प्रकृति ने उनको एक बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही प्रभावशाली स्वर संरचना दी है। जैसा कि वो पढ़ रही थी तो सभा में जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी हम सब लोगों की, हम लोग प्रभावित हो रहे थे। जहाँ कहीं भी मंच पर छंदों में लिखती हैं, यानी ये लयात्मक और गीतात्मक वातावरण की सृष्टि करती हैं। तो जब कभी भी लोकगीत पढ़ती हैं, गजल पढ़ती हैं, तो हम सब लोग उसके प्रभाव में होते हैं, माहौल बनता है, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन यह एक नई यात्रा है। अब तक चाहे वो सामाजिक माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया के उस फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह वाले जो माध्यम है, उन माध्यमों से वो अभिव्यक्त अपने को करती रही, और चाहे वो दूसरे माध्यमों से छोटी मोटी जो गोष्ठियां हैं उन गोष्ठियों में वो कविता पाठ करती रही हूँ, उनसे अलग हट करके किसी भी रचनाकार, किसी भी लेखक, किसी भी कवि की रचनाओं का एक सुसंगत, सुव्यवस्थित ऐसा संकलन जहां एक साथ एक ही जगह उसकी बहुत सारी रचनाएं एकत्र की जाती हैं, उन्हें संग्रहित किया जाता है, उन्हें प्रकाशित होता है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, यह जो प्रकाशन होता है वह प्रकाशन उसके व्यक्तिगत कोश का ही विषय नहीं होता है, बल्कि वो प्रकाशन उसकी रचनाशीलता को एक सामाजिक वस्तु में रूपांतरित कर देता है। ये चीज अब से निश्चित तौर पर हमारी संपदा हो गई है। हमारी संपदा का मतलब इस पूरे समाज की संपदा। और जब कोई वस्तु निजी अभिव्यक्तियों के नियंत्रण से बाहर निकलकर जब प्रकाशित होकर किसी भी माध्यम से जब वो बनती है और लोगों के बीच में जाती है, वो सामाजिक संपत्ति बन जाती है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी गुणवत्ता, उसकी महंगियता, उसके मूल्यांकन के जो संदर्भ है, उसका जो महत्व है, उसकी जो कीमत है, कीमत में पैसे वाली कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए हिंदी के मूल्य शब्द का मैंने प्रयोग किया, वैल्यू, प्राइस नहीं, वैल्यू। तो ये जो मूल्य है वो मूल्य बढ़ जाता है। और आज जब हमारे बीच एक प्रकाशन से होकर, आशाग्रस्त से होकर के ये पुस्तक जब हमारे बीच है, लोकार्पित हो रही है, तो प्रतिभा गुप्ता इस संकलन के माध्यम से गीतों, गजलों, कथाओं यानी मुक्तकों के संग्रह के माध्यम से वो अपनी रचनाशीलता की एक नई यात्रा प्रारंभ कर रही हैं। और इनकी ये यात्रा इन्हें साहित्य से सरोकार रखने वाले लोगों की नागरिकता के बीच, उनके जीवन के बीच, उनके समाज के बीच, उनकी जो दुनिया है उन दुनिया के बीच में एक ऐसी उपस्थिति उनकी दर्ज कराती है जहां से उन्हें एक बहुत ही वैधानिक नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल जाता है। ये बात मैं अनेक लोगों के लिए कहता हूँ कि जब कोई भी एक संग्रह लेकर के प्रकाशित करा करके वो संग्रह लोगों के बीच जाता है, इसलिए इस सभा में बैठे हुए तमाम सारे लोग जो बहुत सारी गोष्ठियों में मुझे सुनते रहते हैं, मैं अपने आरंभिक वक्तव्य में इस यात्रा को प्रायः इसके महत्व को रेखांकित किया करता हूँ। इसलिए उन लोगों के लिए मेरा ये वक्तव्य, मेरी टिप्पणी कोई नई टिप्पणी नहीं लग रही होगी। मैं सबका इसी तरह से स्वागत करता हूँ कि उसने अपनी एक नई यात्रा आरंभ की है। ये यात्रा उसके लिए जहाँ जितना महत्वपूर्ण होती है, उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रकाशन उन लोगों के लिए भी होता है
जो लोग एक पाठक के तौर पर, एक समीक्षक के तौर पर, साहित्य के मूल्यांकनकर्ता के तौर पर किसी भी कवि और किसी लेखक की रचना प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसने जो बातें, जो विषय वस्तु, जो संवेदनाएं, अनुभव का जो संसार, जिस तरह की भाषा में उसने रचा है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो महत्व है, जीवन को जिस तरह से उसने देखने की कोशिश की है, या साहित्य के दुनिया में, संसार में जैसे उसने अपनी रचनात्मकता से हस्तक्षेप किया है, इन सारी चीजों को एक पाठक, एक समीक्षक अपनी दृष्टि से देखता है, उसका मूल्यांकन करता है और उस लेखक और उस रचनाकार के महत्व का रेखांकन करता है। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण यात्रा अब इस संग्रह के माध्यम से आरंभ हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले उनका कुछ प्रकाशित नहीं होता रहा है। मैं देख रहा हूँ कि संवेदना से संवाद नाम की जो पुस्तक, जिसका एक लोकार्पण समारोह आयोजित है, जिसमें हम सब लोग इकट्ठा हैं, यहाँ पीछे की पृष्ठ पर जो उनका परिचय दिया गया है प्रतिभा गुप्ता का, उसमें इनके इसके पहले विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो उनकी रचनाएं की गजल प्रकाशित होते रहे हैं, उनकी सूची है। शब्दार्थ में, चेतना स्रोत में, गुफ्तगू में, काव्य में, सतत साहित्य यात्रा में, काव्य मंजरी, क्या बातें क्या होते, संगम स्वर, आत्मसृजन, सरयू के स्वर। तो ये पत्र पत्रिकाएं और कविताओं के जो गीतों के जो संग्रह इस गीत में प्रकाशित हुए हैं, उसमें सम्मान के साथ संपादकों ने और संकलनकर्ताओं ने प्रतिभा गुप्ता से इनकी रचनाएं आमंत्रित की हैं, दी हैं और उन संग्रहों में और पत्र पत्रिकाओं में सम्मान के साथ अपने पृष्ठों पर उन्हें प्रकाशित किया है। तो ये आज 16 तारीख को, अप्रैल 16 तारीख 2023 में अगर किसी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, तो इसका यह आशय कतई न निकाला जाए कि पुस्तक आज प्रकाशित हुई है तो प्रतिभा गुप्ता की नागरिकता की यात्रा आज से शुरू हो रही है, साहित्यिक नागरिकता। ऐसा नहीं। जाहिर है कि इन पत्र पत्रिकाओं में और इन संग्रहों में अगर वो वर्षों से छपती रही हैं तो वर्षों से, लेकिन पहली बार जिसके लिए मैंने आरंभ में ही आपसे कहा कि बहुत संगठित, बहुत व्यवस्थित तरीके से, संतुलित तरीके से एक जगह एक साथ ये रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इसलिए प्रकाशन के इस अवसर पर और एक संवेदनशील रचनाकार की नागरिकता की यात्रा के इस अवसर पर, उनकी पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सभी लोगों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। दूसरी चीज, अब इनकी रचनाओं के बारे में, इसमें इनकी रचनाएं ही नहीं है। मैं अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि जी और मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य जो विशिष्ट लोग हैं, सारस्वत आमंत्रित अतिथि हैं और साथ ही साथ आप साहित्य की दुनिया के पाठक और सुहृद लोग, सुधीजन, मैं आप सभी लोगों से अनुमति लेकर के ये बताना चाहता हूं कि इस संग्रह में केवल प्रतिभा गुप्ता की कविताएं, गीत और गजल और उनके मुक्तक की नहीं प्रकाशित है। इसके आरंभिक लगभग 25 पृष्ठों में, 25 से लेकर के 30 पृष्ठों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण समीक्षाएं और आलोचनात्मक टिप्पणियां इसमें संकलित की गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण मंतव्य और विचार इसमें संकलित किए गए हैं और मैं अपने मित्र प्रोफेसर वशिष्ठ अरुण के उस मंतव्य को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए प्रतिभा गुप्ता की उस सर्जनात्मक प्रतिभा में दोनों नाम भी प्रतिभा है, संज्ञा, जिसके लिए कतई को जिम्मेदार नहीं है। उनके पिताजी और माता जी बैठे हुए हैं। जाहिर है जब किसी बच्चे का नामकरण किया जाता है तो नामकरण में वो जो नाम है, जो संज्ञा है, उस संज्ञा की जो अर्थवत्ता है, उस अर्थवत्ता का नामकरण के समय में उससे कोई संबंध नहीं होता है। बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की विकास यात्रा में अपनी उस योग्यता को और अपनी उस पात्रता को चरितार्थ करते हैं। माता पिता द्वारा यूं ही, क्योंकि वही तो बच्चा होगा तो जाहिर है कि उसका इसकी संज्ञा, नामवाची संज्ञा तय की जाएगी, उसका एक नामकरण होगा। ऐसे ही कभी इन क्षणों में उनके पिताजी ने, उनके माताजी ने अपनी पुत्री का नामकरण किया होगा प्रतिभा। लेकिन जब कोई बड़ा नाम आपको मिलता है और उससे बड़ी सामाजिक अपेक्षाएं भी आपकी बनती हैं, आप कल्पना कीजिए कि कितनी क्रूर विडंबना ऐसी दिखाई देती है कि अगर किसी को आप प्रतिभा कहेंगे, किसी का नाम मेधावी हो, किसी छात्रा का नाम, किसी छात्रा का नाम प्रतिभा हो और उसके पास मेधा और प्रतिभा जैसी कोई चीज न दिखाई देती, तो जीवन में एक क्रूर विडंबना के तौर पर एक चीज रेखांकित की जाती है
और लोगों के बीच में यह संदर्भ इतिहास का विषय होता है। प्रतिभा गुप्ता ने अपनी सृजनशीलता से अपनी प्रतिभा का जो विस्फोट उपस्थित उन्होंने किया है, जो प्रतिभा का निदर्शन उन्होंने यहाँ पर उपस्थित किया है, समाज में जो अपने प्रतिभा को उन्होंने रेखांकित और प्रतिपादित किया है, इससे मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी उनको देखा जाना चाहिए और उनका रेखांकन किया जाना चाहिए कि जो अपने नाम के नामकरण के लिए कतई जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि वो छोटा था, लेकिन उसने अपनी संवेदना को, अपनी अनुभूति को, अपनी भाषा की क्षमता को निरंतर परिमार्जित किया है, निरंतर एक कौशल उसने अर्जित किया है और अपनी प्रतिभा को विकसित करते हुए इस काव्य संग्रह में उसका सुंदर निदर्शन उसने किया है। इसलिए भी उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उसको बधाई दी जानी चाहिए। दूसरी चीज में वशिष्ठ अरूप जी ने जिस प्रतिभा को रेखांकित किया है, उसमें उन्होंने जो लेख दिया है 3-4 पृष्ठों का, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं वशिष्ठ अरूप जी से उदाहरण लेकर के, उन्होंने अपने वक्तव्य में उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वो कहेंगे कि हमारा मित्र जो है हमारे ही इस्तेमाल किए हुए शब्दों का अपने लिए अपने वक्तव्य में किस तरह से उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, आपने छोड़ दिया तो मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन प्रयोग आपने किया है, आपने देखा है। और मैं एक ही साथ वशिष्ठ अरूप जी ने जो कहा है, जिस शीर्षक कहा है, जिन विशेषणों का प्रयोग किया है, मैं एक साथ प्रतिभा गुप्ता की कविताओं और गीतों को भी देख रहा था और एक ही साथ अपने मित्र प्रोफेसर वशिष्ठ अरूप की उस आलोचनात्मक टिप्पणी में इस्तेमाल किए जाने वाले उन विशेषणों को भी देख रहा था कि यह महज प्रशंसात्मक है, महज संबंधों के समीकरण में इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, या इस प्रयोग की अपनी कोई चरितार्थता या इसकी कोई सार्थकता भी है। और मैं अपने मित्र की प्रशंसा करना चाहूंगा प्रोफेसर वशिष्ठ अरूप का कि उन्होंने जिस तरह के विशेषणों से प्रतिभा गुप्ता को मूल्यांकित करने की कोशिश की है, उनकी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की कोशिश की है, उसमें उन्होंने प्रतिभा गुप्ता की कविता को जीवन की सुगंध और जीवन के राग की कविता कहा है कि सुगंध और राग दोनों संदर्भ इस कविता में और इस काव्य संग्रह में मिलते हैं। सुगंध कोई अर्थ आपको निकालना है तो एक सांकेतिक और प्रतीकात्मक अर्थ आपको निकालना होगा। राग प्रेम को कहते हैं, रागात्मक संबंध प्रेम का संबंध, लेकिन मैं यहाँ राग शब्द को उसके मूल शास्त्रीय अर्थ में इस्तेमाल न करते हुए थोड़ी छूट लेकर के, अगर प्रोफेसर वशिष्ठ अरूप से क्षमा चाहते हुए, मैं उस राग शब्द को संगीत के राग और संगीत शब्द संरचना और स्वर संरचना के राग और संगीत के तत्व के तौर पर मैं देखना चाहूं तो मैं कहना चाहता हूं एक ही साथ इन कविताओं में उन्होंने गंध भी देखी है, गंध की खूबसूरती भी उन्होंने तलाश की है, साथ ही साथ जो प्रतिभा गुप्ता की शब्द संरचना और लयात्मक संरचना का जो सुमधुर रागात्मक संगीत तत्व है, उस सुमधुर रागात्मक संगीत तत्व को भी उन्होंने पहचाना है और उसको भी रेखांकित किया है। इसके लिए भी आपको बधाई देनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण संदर्भ है और इन महत्वपूर्ण संदर्भों के माध्यम से कोई कविता, कोई कवि कैसे पहचाना जाता है। मैं अपने ही मंच पर आज बैठे हुए श्रीधर मिश्र जी को भी यहीं बैठे बैठे मैं इस किताब को उलट पलट रहा था। हालांकि किताब तो मुझे पहले मिल गई थी, लेकिन उसे उस तरह से बहुत गंभीरता के साथ, बहुत सघन पाठ जिसको कहते हैं क्लोज रीडिंग, बहुत घनिष्ठ पाठ करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया था।